नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, न्यूयॉर्क की चमकदार रात और पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बोलेंगे, तो यह सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, बल्कि भारत की नई ताकत और बढ़ते प्रभाव का ऐलान होगा। ब्रिक्स की बैठक में उन्होंने साफ ही कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार को अब टाला नहीं जा सकता है और भारत की स्थायी सदस्यता की कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि समय की मांग है। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्थायी सदस्यता पाना भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और अहम है तो क्यों अहम है, और ब्रिक्स किस तरह दुनिया की ताकत का पूरा खेल पलटने जा रहा है। तो आइए आज के वीडियो में हम इस पूरे रहस्य पर से जो है वो पर्दा हटाते हैं और इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दावेदारी, एस जयशंकर का बड़ा बयान। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप केवल सामान्य ज्ञान के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें साथियों, तो इसका जो गठन हुआ है वह 1945 में गठन हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था या समाप्त हो चुका था। उस समय की शक्ति संतुलन व्यवस्था को देखते हुए 5 देशों को स्थायी सदस्यता के रूप में जो है इसका सदस्य बनाया गया, जिसको कि परमानेंट मेंबर्स या P5 के नाम से जो है वो जाना गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो है आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। यानी कि ये 5 सदस्य हैं जिनको कि हम P5 कहते हैं। और इन्हीं 5 सदस्यों को जो है एक पावर मिला हुआ है, जिस पावर को हम वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो पावर। ध्यान रखिएगा, वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक देश विरोध कर दे तो वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सकता। और यह व्यवस्था उस दौर में समझ में आती थी क्योंकि उस समय दुनिया बटी हुई थी और ताकत इन्हीं देशों के पास था। लेकिन अब सवाल है कि 1945 का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना क्या आज के दुनिया के हिसाब से सही है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रतिनिधित्व जो है इन जो 5 देशों के द्वारा किया जा रहा है, क्या यही विश्व को प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं? इसका जवाब होगा आप सभी के पास, मेरे पास भी है, एक बड़ा वाला ना, यानी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि अब समय बदल चुका है, और जब समय बदल चुका है तो सभी देश जो हैं, जो कि मजबूत हैं, लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हैं, वो यही चाहेंगे कि भाई जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्वकर्ता हम हैं तो हम क्यों ना इसके मेंबर बने। और इसीलिए भारत का दावा जो है वो मजबूत है। भारत लगातार यह कहता आया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मौजूदा संरचना है वो पुराना हो चुका है, गैर लोकतांत्रिक है और असंतुलित है। और भारत के पास इसको लेकर कई सारे ठोस आधार भी हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत की आबादी 1.4 बिलियन से अधिक है और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था आ चुकी है और यह अर्थव्यवस्था जो है वो और तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। भारत विश्व में जो है एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा योगदान अगर हम बात करें तो पीस कीपिंग मिशन जो यूनाइटेड नेशन का है, संयुक्त राष्ट्र का है, चाहे वो अफ्रीका से लेकर एशिया तक, उन सभी में जो है भारत अपने सैनिकों को शांति बनाए रखने के लिए भेजता है। आपके स्क्रीन पर यूएन पीस कीपिंग के रूप में आपको भारतीय सेना के जवान दिख रहे हैं, और भारतीय सेना के जवान जो है वह भारत जो है अपने सैनिकों को भेजता है। भारत के और भी अगर वैश्विक प्रभाव के बारे में बात करें तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत क्वाड का सदस्य है, भारत G20 का प्रेसिडेंसी कर चुका है, भारत ब्रिक्स जैसे मंचों पे अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसलिए आज आवश्यकता है किस चीज की? रिफॉर्म्स की। आज आवश्यकता है बदलाव की। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मांग जो है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, यह मांग केवल भारत ही नहीं कर रहा है। भारत के अलावा अन्य देश की बात करें, चाहे हम जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें या ब्राजील की बात करें, इन चार देशों को जो है वह G4 कंट्रीज कहा जाता है, G4 नेशन कहा जाता है। और ये सब देश भी कह रहे हैं कि हमें भी जो है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वह मेंबर बनाया जाए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है वह सदस्य बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे। अफ्रीकन यूनियन यानी कि अफ्रीका का जो देश है, उनका भी यह कहना है कि उनके महाद्वीप से कोई भी स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े समस्याएं हैं वह अफ्रीकी देशों के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो हम कहां हैं? तो इसी बैकग्राउंड में अगर हम बात करें, तो आज भारत के विदेश मंत्री जो कि अभी हाल फिलहाल में जयशंकर साहब ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के साथ जब बैठक की थी, तो वहां भी यह मुद्दा उठाया था। और आज जब यूनाइटेड नेशन के मंच पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर बोलेंगे, तो यह बात उठाएंगे कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुधार कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह समय की जरूरत है। और अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस मुद्दे पर को जब यहां उठाएंगे, तो यह मुद्दा जो है वो बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते ही हैं कि ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के अंदर जो 5 देश आपको देखने को मिल रहा है, चाहे हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, ब्राजील की बात करें, ये इसकी एग्जिस्टिंग कंट्री है। लेकिन आगे आने वाले समय में आप ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इथोपिया और इजिप्ट को भी जो है वो इसके मेंबर देख सकते हैं। ठीक, तो ब्रिक्स के मंचों पर अगर हम बात करें, तो ब्रिक्स के मंचों पर साफ रूप से जो है वह विदेश मंत्री ने यह बात कही थी कि जब दुनिया में सहयोग कमजोर पड़ रहा है, तब ब्रिक्स एक सकारात्मक और मजबूत आवाज बनकर जो है वो भर रहा है। और यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी देशों के बीच टकराव और वर्चस्व की राजनीति जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो टैरिफ की लड़ाई लड़ रहा था, और अमेरिका जो टैरिफ की लड़ाई लड़ रहा था जिसमें भारत पर उसने 50% और कुछ दवाओं पे तो 100% तक जो है उसने टैरिफ लगा दिया। ठीक, तो ये एक तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संरक्षणवादी नीति का उदाहरण जो है वो देखने को मिल रहा है। और जयशंकर साहब का सीधे यही कहना है कि ब्रिक्स को आगे आकर जो है वो फेयर ट्रेड सिस्टम की जो है वो रक्षा करनी चाहिए, ताकि ग्लोबल साउथ के जो विकासशील देश हैं उनके सुरक्षाओं को जो है उनके सुरक्षा का हित रखा जाए। अब आपके स्क्रीन पर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ कंट्रीज नजर आ रहे हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब है, आप देखिए जितने भी आपको पिंक कलर में नजर आ रहे हैं ये सभी ग्लोबल नॉर्थ हैं, और जो येलो कलर में नजर आ रहे हैं वो ग्लोबल साउथ है, चाहे वो साउथ अमेरिका के देश हो, अफ्रीका के देश हो, इंडिया है, चाइना है, या एशिया के और सारे जो देश नजर आ रहे हैं, इन सारे देशों को जो है हम ग्लोबल साउथ का देश कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एस जयशंकर साहब बार बार यही कह रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो विकासशील देश है, इनके हितों की सुरक्षा के बारे में भी तो बात करना है। और साथ ही ब्रिक्स को अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर जो है वो क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, ताकि दुनिया में संतुलन बना रख सके और एक तरफा जो वर्चस्ववादी राजनीति है उसको कमजोर किया जाए। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की जो बातें हो रही हैं, इस बातों की अगर हम बात करें तो यह भी हमें देखना है, जैसा कि हमने कहा कि केवल विश्व के 5 देश जो हैं, जो P5 कंट्री है, उन्हीं के हाथ में जो है पावर है, जिसको कि हमने वीटो पावर कहा। तो भारत यह भी दिखाना चाहता है कि भाई वो केवल 5 देश नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों की आवाज जो है उसका भी प्रतिनिधित्व किसी को करना होगा। और वो प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? भारत कर सकता है ना। यानी कि ब्रिक्स देश एकजुट होकर जो समर्थन देंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार जो है वो हो सकता है। और आज जब मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, किसकी, जनरल असेंबली के अंदर एस जयशंकर साहब की, तो उम्मीद किया जा रहा है कि एस जयशंकर साहब जो सबसे पहली बात करेंगे वह आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस के ऊपर बात करेंगे। साथियों, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के, है ना, शरीफ का उल्टा, है ना, वहां के प्रधानमंत्री जो है वो मंच पे थपकी मार मार के बात कर रहे थे कि हमने भाई भारत को हरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम आतंकवाद के खिलाफ जो है वो बात करना चाहते हैं, और लंबा लंबा वहां डींगे हाँक रहे थे। ठीक,
तो फिर हमारे तरफ से जो हमारे देश के राजदूत थे उन्होंने समझाया कि भैया रोड का टूट जाना, है ना, आपके जो एयरफोर्स के जो भी बेस कैंप हैं उनका उड़ जाना, ठीक, रनवे का बर्बाद हो जाना, अगर यही आपकी जीत है तो भैया ये जीत आप ही को मुबारक हो। लेकिन सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि आतंकवाद को लेकर भारत हमेशा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। भारत हमेशा ये कहता रहता है कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है, और अच्छा और बुरा कहकर हम आतंकवाद को दो भागों में बांट नहीं सकते हैं। आतंकवाद मतलब आतंकवाद, और यूनाइटेड नेशन को आतंकवाद के खिलाफ एक समान नीति जो है बनाई जानी चाहिए। ग्लोबल साउथ की जो चिंता है वो चिंता क्या है? ग्लोबल साउथ, फिर से मैं आपको मैप में वो सारे देश दिखा रहा हूं जिससे कि आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, है ना, इन ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी जो चिंता वो ये है कि जब युद्ध हो रहा है, चाहे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, चाहे ये वेस्ट एशिया के कंट्रीज में, आपने देखा कि इजराइल किस प्रकार से जो है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्थिति वेस्ट एशिया की खराब है। तो अगर कहीं भी विश्व में युद्ध होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ता है तो ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के ऊपर सीधा। क्यों? क्योंकि इससे तेल, गैस, खाद्यान्न, इन सब की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं, और जलवायु संकट का जो सबसे बड़ा बोझ है वो इन्हीं ग्लोबल साउथ के देशों के ऊपर है। तो ये भी चीजें जो है, इस पर भी जो है अपनी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी हमने कहा कि इन जो मुद्दे उठाएंगे उस पर यह भी मुद्दा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि लोकतांत्रिक नहीं है और इसकी संरचना में सुधार की अनिवार्यता है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों के ऊपर भी अगर हम बात करें तो एस जयशंकर साहब जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। एसडीजी के जो गोल है ना, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भारत हमेशा क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन एनर्जी, सतत विकास लक्ष्य पर जो है वो हमेशा जोर देता है, और भारत की अपनी पहल है कि वह आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ का उदाहरण देकर जो है वो कह सकता है कि किस प्रकार से हमने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में काम किया। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर की समस्या, खासकर युद्ध और सप्लाई, युद्ध वाले जो देश है उन युद्ध वाले देशों के कारण सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एआई और रिफ्यूजी क्राइसिस जैसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको कि वैश्विक नीति बनाने की आवश्यकता है। इस पर भी जो है वह एस जयशंकर अपनी बात जो है वो रखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एस जयशंकर साहब जो हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे जो कि भारत का पक्ष भी होगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार को लेकर भी होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम यह भी कह सकते हैं कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था या क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत स्थापित कर रहा है। आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। उन देशों की जिम्मेदारी, उनकी समस्याएं, उनकी आकांक्षाएं लंबे समय से वैश्विक संस्थानों में जो है वो अनसुनी रह जाती थी। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुधार का जो सवाल है ये केवल भारत के स्थायी सदस्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विकासशील देशों के उचित भागीदारी, प्रतिनिधित्व और वैश्विक न्याय का प्रश्न है। तो भारत का संदेश जो है वो साफ है कि अगर दुनिया को 21वीं सदी में संतुलित और न्यायपूर्ण बनाना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को जो है वो बदलना होगा। आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को बदलकर समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या भारत को अपनी उपस्थिति को और मजबूत तरीके से दिखाना होगा? क्या भारत को विश्व के अन्य देशों को जो है अपने साथ लाना होगा? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य हम तक पहुंचाएं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप ये सब काम नहीं करेंगे चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आप समझ गए होंगे, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपना साथ बनाए रखिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।